मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में छात्रों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज के अध्ययन का विषय है हमारा इस परमाणु संरचना की इकाई को अंतिम पड़ाव की तरफ है, समापन की ओर है ये इकाई। और इस समापन के इस वीडियो में आज हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को किस प्रकार लिखेंगे ये देख सकते हैं, तथा इसके आधार पर कुछ पदार्थों की प्रकृति उसका भी वर्णन करेंगे, तथा क्वांटम संख्याओं पर आधारित कुछ गणनाएं हैं उनको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए तो चलते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहला हमारा आज का विषय है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन्स। पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। तो पहले धनायनों के हम विन्यास की बात करते हैं, ये आयन कैसे बनते हैं ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। उदाहरण के लिए देखते हैं, धनायन में किसी भी परमाणु की तुलना में, जैसे हम एक उदाहरण लें, सोडियम ये परमाणु है। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है बाह्यतम कोश से, तो सोडियम का आयन बना और ये धनायन कहलाता है। तो धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु की तुलना में सदैव कम होती है जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करता है। अब अगर हमको किसी धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता, जैसे सोडियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है SPDF के रूप में, तो हम इसके जो परमाणु का विन्यास होता है उसके विन्यास लिखने के बाद उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं, जितना इलेक्ट्रॉनों की हमको आवश्यकता होती है, जितना उस पर धनावेश होता है। तो अगर सोडियम प्लस आयन का विन्यास लिखना है तो इससे पहले हम इसके धनायन परमाणु का विन्यास लिख लें और उसके उपरांत फिर इसके आयन का विन्यास लिख सकेंगे। समझने के लिए लिख सकते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 2 2 4 और 6 10 और 11 हो गया। ये सोडियम परमाणु जो कि उदासीन है, इसका विन्यास लिखा। अब हमको इसी के आयन का विन्यास लिखना था, यानी कि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो S के इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश के होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो अब ये विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 और अब इस 3s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इसका विन्यास हुआ 2p6। इस प्रकार हमने इस आयन का विन्यास लिख दिया। इसी तरीके से आप किसी भी आयन का विन्यास लिख सकते हैं, उसके संगत परमाणु में से बाह्यतम कोश में से उतने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करा देंगे जितने इलेक्ट्रॉनों को निकलना है, और हम किसी भी धनायन का विन्यास लिख सकते हैं। अगर हमको उदाहरण के लिए कैल्शियम का लिखना था, Ca, कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 4s2। ये कैल्शियम के परमाणु का विन्यास है। अब अगर हमको कैल्शियम आयन का विन्यास लिखना होता Ca+2, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते तो विन्यास बचता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस प्रकार हमको इस धनायन का विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में अगर हम ऋणायन्स की बात करें, एनायन के विन्यास की, ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु की तुलना में अधिक होती है। तो अगर जैसे हमको क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखना होता, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्लोराइड आयन बना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई। तो जब हम क्लोराइड आयन का विन्यास लिखेंगे तो 18 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18।
क्लोरीन 17 का होता है तो 3p5 होता, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 3p6 हो गया। इस प्रकार इसका विन्यास लिख सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हमको OO- का विन्यास लिखना होता है तो हम जानते हैं ये कैसे लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन बना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। इस प्रकार जब हम ऑक्साइड का विन्यास लिखेंगे तो हम 10 का विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3 10 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10 2p6 तक ही तक लिखना है। तो ये इस तरीके से आप आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख सकते हैं। इस आपबाउ के नियम से 2 हमारे अपवाद रहते हैं, उनको जरा देखेंगे। एक हमारा क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। इसका जब विन्यास लिखते हैं तो इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमको पता है पहले इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करते हैं क्योंकि 4s की ऊर्जा कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 3d4 ये इसका विन्यास हुआ। ये विन्यास अस्थायी है क्योंकि अस्थायी होता है क्योंकि डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये कक्षक आंशिक भर जाता, तो इसलिए इसका विन्यास स्थायी होने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर 3d में आ जाता है और इसका विन्यास हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। ये इसका एक स्थायी विन्यास है क्योंकि यहाँ पर डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन जो आंशिक भरे होते हैं, ये कक्षक 3d4 की तुलना में स्थायी होता है, इसलिए इस विन्यास को अपवाद के रूप में रखा गया है। इसी तरीके से एक और अपवाद आपको देखने को मिलेगा, कॉपर 29। कॉपर 29 का विन्यास बनता है हब्बाउ के नियम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d बाद में भरेंगे, पहले 4s2 29 है तो ये 3d9 हो गया। ये विन्यास भी अस्थायी है क्योंकि इसके डी कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 हो जाते तो ये कक्षक कंप्लीट भर जाता, इसलिए कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर इसमें चला जाता है और इसका जो विन्यास बनता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये एक स्थायी विन्यास है। तो इस प्रकार हम आपबाउ के नियम से बहुत सारे तत्वों के विन्यासों को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थों की। पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनको 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इनको डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं, पेयर्ड होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होते हैं तथा ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए इनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो अभी हमने जो उदाहरण देखा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो हम एक और उदाहरण को भी देख सकते हैं। अभी हम मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम +2। मैग्नीशियम के परमाणु परमाणु क्रमांक 12 होता है। उसके बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को जब निकाल देते हैं तो Mg+2 बचा, तो 1s2 2s2 2p6। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हैं। p उपकोश 2p कक्षक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें, 1 3 4 5 6, कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है। तो ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरा पदार्थ होता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ इनको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन पदार्थों, इनमें अभी हमने जो विन्यास लिखा ये सब अनचुंबकीय के हो सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं अनचुंबकीय पदार्थों को। ये पदार्थ विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इन पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हम उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, चाहे हम क्रोमियम का उदाहरण ले लें। चलिए क्रोमियम का हम स्थायी विन्यास का उदाहरण लें तो क्रोमियम की जो हमारे संयोजी कोष का बाह्यतम का विन्यास है उसके लास्ट में है 3d5 और 4s बन। तो 3d5 और 4s बन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की हम संख्या देखें तो यहाँ पर डी कक्षक में भी 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 3 4 5, और ये एस कक्षक में भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है 6 हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए। 5 डी कक्षक में हैं और 1 एस कक्षक में बचा है इस कंडीशन में। तो ये इस प्रकार ये प्रतिचुंबकीय अनचुंबकीय पदार्थ होगा। तो जिसमें जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतना ही उसका चुंबकीय गुण भी अधिक होगा। इस प्रकार पदार्थ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब हम कुछ क्वांटम संख्याओं के न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको लिखना आ गया। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के लिए मान लिखिए। पोटेशियम का सूत्र होता है के और इसका परमाणु क्रमांक है 19। तो पहले हम इसको विन्यास लिखेंगे और ये पता करेंगे कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 2 4 10 2 12 6 18 और आगे आता है 4s1। तो हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था यह 19वां इलेक्ट्रॉन 4s1 में जाता है। हमने इस इलेक्ट्रॉन को अलग कर लिया। अब इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखना है, n, l, m और s का मान। देखते हैं n का मान यहाँ 4 होगा क्योंकि हमारा चौथा कोश है, n कोश को बताता है, n का मान 4। l उपकोश को बताता है तो ये s उपकोश में है, s उपकोश के लिए l का मान 0, और जब l का मान 0 होता है तो m का मान 0। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्लॉकवाइज गति करेगा, क्लॉकवाइज करेगा तो +1/2। इस प्रकार पोटेशियम के 19वें इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं होंगी। n का मान 4, l का मान 0, m का मान 0, s का मान 1/2। इस प्रकार हमने गणना की। एक और उदाहरण देखते हैं। स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 के अंतिम डाले गए इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, एक बार देख लेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में बाद में भरेंगे, पहले 4s2 20 हो गए, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 21वां इलेक्ट्रॉन 3d1 में गया। तो यहाँ पर हम निकाल के लिख लेंगे 21वां इलेक्ट्रॉन हमारा गया 3d1 में। अब इस 3d1 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखना है, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ n, l, m और s। n का मान 3 होगा क्योंकि तीसरा कोश है। अब d उपकोश में गया इलेक्ट्रॉन तो l का मान 2 होगा। l का मान जब 2 होगा तो m का मान निकालने के लिए हमको इसका एक ऑर्बिटल पिक्चर बनाना पड़ता है, क्योंकि ये m का मान कक्षकों को बताता है। जब l का मान 2 है तो m के 5 मान हो सकते हैं, +2 +1 0 -1 और -2। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में जाएगा। इस कक्षक के लिए m का मान +2 है तो यहाँ लिखेंगे हम +2। चूँकि क्लॉकवाइज गति कर रहा है इसलिए +1/2। यहाँ पर ये हमने +l से लेकर -l तक लिया है। इस प्रकार हमारे 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए मान आया n = 3, l = 2, m = +2,
S बराबर प्लस 1/2। इस प्रकार हम किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान की गणना कर सकते हैं। और आज हमारा इस परमाणु संरचना जो इकाई थी, जिसको काफ़ी समय से हम लोग कर रहे थे, आज ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगली इकाई का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।